मोतीपुर गांव का सबसे धनी इंसान अमीर चंद बहुत ही दयालु और गरीबों की मदद करने वाला व्यक्ति था। मोतीपुर गांव में बहुत ऐसे किसान थे जो गरीब थे। उनके पास खेती के लिए जमीन नहीं थी। ऐसे किसानों को अमीर चंद अपनी जमीन भाड़े पर दे देता था ताकि किसानों को भी कमाने का कोई साधन मिल जाए और अमीर चंद के पास भी जमीन के पैसे या अनाज आते रहे। हर महीने के अंत में अमीर चंद अपने मुनीम के साथ गांव में आता और गांव वालों से अपने खेत के भाड़े का पैसा या अनाज ले जाया करता। एक दिन, मालिक, इस बार खेती करके इतना मुनाफा नहीं हुआ है कि मैं आपको भाड़ा दे पाऊँ। अगली बार मैं कुछ न कुछ उपाय करके एक साथ सारा पैसा लौटा दूंगा। अरे रहने दो, कोई बात नहीं। इतने पैसे लेकर भी मैं क्या करूंगा? मेरी कोई संतान तो है नहीं जो उनके लिए छोड़कर मरूंगा मैं। ये सब जमीन मुझसे ज्यादा तुम लोगों के काम आती है। गांव तरक्की करेगा तो हम सब तरक्की करेंगे। ऊपर से मैं खेत का भाड़ा भी कम इसलिए लेता हूँ ताकि तुम लोगों को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो। अगर तुम्हें मुनाफा हुआ ही नहीं तो मुझे किस बात के पैसे दोगे? रहने दो, कोई बात नहीं, जब हो तभी देना। इस महीने के पैसे मैंने माफ किए। चलिए मुनीम जी। मुनीम अमीर चंद की बात सुनते ही गुस्से में मुंह लटकाए उसके साथ वहां से चला जाता है। आहा, कितने दयालु इंसान है। ऊपर वाला भी ना कभी कभी कितना बुरा करता है। इनकी अगर संतान होती तो कितना अच्छा होता। अगले दिन मुनीम मोतीपुर गांव के ही अपने चेले धनिया को अपने घर बुलाता है और उससे अमीर चंद के बारे में कहता है। अरे ये अमीर चंद कितना पागल आदमी है। घोर कलयुग का जमाना है, उसमें भी ये इतना दयालु और गरीबों की सेवा करने वाला बन रहा है। सोच रहा है ये सब करने से इसे पुण्य मिलेगा। आजकल भी न लोग अच्छे बनने के लिए क्या क्या नहीं करते। अरे उसकी संतान नहीं है तो क्या हमारी तो है। हमें तो घर चलाना होता है। इतने कम पगार में क्या खर्चा निकलता है। इस अमीर चंद का कुछ तो करना पड़ेगा। तू भी तैयार रह, कुछ काम पड़ेगा तो मैं तुझे जरूर बताऊंगा। अगले ही दिन मुनीम अमीर चंद के पास जाता है और धनिया के साथ किए गए विचार के अनुसार उसे अपनी बात बताने लगता है। सेठ जी, आपकी तबीयत ज्यादा खराब ही रहती है, थोड़ा अपने ऊपर ध्यान रखिए। मेरी बात अगर मानेंगे तो अब से मैं ही आपका कुछ काम संभालना चालू कर देता हूँ, जैसे कि गांव वालों से पैसे का हिसाब करना, खेत की देखभाल। ये सब करने के लिए साथ में गांव का एक आदमी भी रख लूंगा तो और आसानी हो जाएगी। आपको तो कम से कम अब इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए। अब हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। हाँ, कह तो सही रहे हो, अब पहले जैसी तबीयत नहीं रही। ठीक है, अब से तुम ही गांव वालों के खेत के भाड़े का हिसाब करना और ध्यान रखना, गांव वाले अगर पैसे देने की हालत में ना हो तो उनसे कोई जबरदस्ती मत करना। मुनीम अपनी चाल में सफल हो चुका था। वो खुश होते ही घर से बाहर आ जाता है और मन ही मन सोचता है, गांव वालों के साथ जबरदस्ती? अब तो मैं इन गांव वालों को बताता हूँ। इन लोगों ने अपने गरीब होने का बहुत फायदा उठा लिया। सबको अब सबक सिखाऊंगा। अगली सुबह होते ही मुनीम गांव वालों के पास अपने बनाए कुछ नियम बताने पहुंच जाता है। क्यों रे धनिया, सब बातें बता दी ना इन गांव वालों को? जी मालिक। हाँ तो समझ गए ना। अब से अमीर चंद जी पैसा वसूल करने नहीं आएंगे। उनका काम अब मैं ही संभालूंगा। एक बात और, इस बार से उन्होंने भाड़े में कुछ बदलाव करने की नसीहत भी दी है। अब से जितना भाड़ा देते थे उससे 2 गुना भाड़ा ज्यादा देना पड़ेगा और कोई बहाना नहीं चलेगा। भाड़ा पूरा और समय पर ही देना है, ध्यान रखना। पर मालिक, आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ। साहब को अचानक से क्या हो गया जो अब नहीं आएंगे? उन्होंने तो आज तक कभी भाड़ा बढ़ाने की बात भी नहीं की। उल्टा कई बार किसी किसान को ज्यादा दिक्कत होती थी तो वो भाड़ा माफ कर देते थे। वो तो इतने दयालु और दूसरों की भलाई चाहने वाले इंसान हैं। अचानक से क्या हो गया? अचानक से नहीं, कई दिनों से ये बातें सोची जा रही थी कि किसानों का बहुत फायदा होता है। अब उनसे ज्यादा भाड़ा वसूल करने का समय आ गया है। अंत में अमीर चंद जी ने फैसला लिया और आज ही मुझे ये सब बातें तुम लोगों को बताने के लिए बोल दिया। ये सब उन्हीं की मर्जी से हो रहा है।
भरोसा नहीं है तो धनिया से पूछ लो, ये तो तुम्हारे बीच का ही है ना। क्यों धनिया? जी मालिक, मेरे सामने ही सब बातें हुई थी। जैसा आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है। ठीक है, गांव के जितने भी किसान हैं सब अपना भाड़ा तैयार रखना। 4 दिन के बाद मैं पूरा हिसाब करने फिर से आऊंगा। चल धनिया। मुनीम धनिया के साथ चला जाता है। गांव वाले अभी तक इस बात को नहीं पचा पाए थे कि अमीर चंद ने अचानक से सारे नियम शर्तें कैसे बदल दी। पता नहीं क्यों मुझे ये सब सच नहीं लग रहा। अचानक से इतना भाड़ा। पर ये धनिया क्यों झूठ बोलेगा? वो तो हमारे बीच का ही है। इस पर तो कैसे ही भरोसा किया जा सकता है। ये तो मुनीम का पक्का चेला है। इधर रास्ते में मुनीम और धनिया भी अब आगे की प्लानिंग के बारे में बात करते हुए जा रहे थे। अभी तक तो सोचे अनुसार सब ठीक चल रहा है, बस आगे का अच्छे से ध्यान रखना होगा। याद रखना, किसानों को और ये पागल अमीर चंद को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। जो भी किसान हमें देंगे उसका 3 हिस्सा होगा, जिसमें से 1 हिस्सा पागल अमीर चंद का और 1 मेरा और 1 तुम्हारा रहेगा। वैसे भी अमीर चंद अकेला रहता है तो वो इतनी संपत्ति लेकर भी क्या करेगा। मेरा भी ईमानदारी के चक्कर में गुजारा करना मुश्किल हो गया है। बस कैसे भी तुम गांव वालों को अमीर चंद के घर कभी मत जाने देना, नहीं तो हमारी सारी मेहनत खराब हो जाएगी, सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। कुछ दिन संभाल लो, उसके बाद तो ऐश की जिंदगी जियोगे। आप चिंता मत कीजिए मालिक, पैसे के लिए तो मैं गांव वालों को आराम से चूना लगा सकता हूँ। मेरी नजर हमेशा गांव वालों पर बनी रहेगी। अब मैं चलता हूँ, गांव वालों के चाल ढाल पर भी ध्यान रखना है। धनिया मुनीम से बात खत्म करते ही वापस गांव वालों पर निगरानी रखने के लिए उनके पास वापस आ जाता है। अभी तक गांव वाले आपस में अमीर चंद के स्वभाव में अचानक आए बदलाव के बारे में बात ही कर रहे थे कि तभी काली नाम का आदमी धनिया को देखते ही उससे कहता है, क्यों रे धनिया, ऐसा क्या हुआ कि मालिक ने अचानक से इतना भाड़ा लेने का विचार बना लिया? यह बात कुछ और है, सच सच बता। कोई और बात नहीं है, तुम लोग कुछ ज्यादा ही दिमाग लगा रहे हो। कब से तो हम लोग भाड़ा कम ही दे रहे हैं, तो अब अगर बड़े मालिक ने भाड़ा थोड़ा बढ़ा दिया तो क्या दिक्कत है? मैं भी तो तुम लोगों के साथ ये सब भुगतूंगा। अब दिक्कत तो होगी, पर अब जो बोला गया है वो तो करना ही पड़ेगा। मेरे हिसाब से तो बड़े मालिक की बातों का हमें पालन ईमानदारी से करना चाहिए। चलो ठीक है, जैसे तैसे ये भी सह लेंगे, लेकिन मालिक से एक बार मिल लेंगे तो अच्छा रहता। अचानक से उनके ना आने की बात समझ में नहीं आ रही। नहीं, उनसे तो मिल ही नहीं सकते। वो सिर्फ मुनीम के जरिए ही गांव वालों के संपर्क में है। आजकल उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। मिलना होता तो वो खुद ही नहीं आ जाते। आखिरकार धनिया की बात को सच मान सब अपने घर चले जाते हैं। 3 दिन बाद मुनीम कहे अनुसार वापस गांव वालों के पास आता है और वो खेती का किराया वसूल कर लेता है। सभी गांव वाले हैं ना? जी मालिक। ठीक है, तो अब मैं सबको बता देता हूँ कि किसको कितना अनाज देना है। एक एक करके मुनीम सभी गांव वालों को उनका हिसाब बताने लगता है। हाँ, तो आज शाम को तुम सब धनिया के घर सारे खेत के भाड़े का सामान पहुँचा देना। उसके बाद वो अपने आदमी के साथ अमीर चंद के घर सामान पहुँचा देगा। शाम होते ही सभी गांव के किसान धनिया के घर अपना अपना हिस्सा लेकर पहुंच जाते हैं। जब सब अपना अपना भाड़ा छोड़ वहां से चले जाते हैं, तब धनिया भी सभी सामान में से अपना हिस्सा निकालने के बाद बचे हुए सामान को अमीर चंद के घर पहुंचाने के बजाय मुनीम के घर लेकर पहुंच जाते हैं। वाह वाह वाह, बड़ी जल्दी आ गया धनिया। सारा हिसाब ठीक तो है ना? कोई घपला तो नहीं किया? हाँ, अब मैं अपना हिस्सा निकालता हूँ, फिर बचा हुआ माल उस पागल अमीर चंद को दे देंगे। मुनीम अपना हिस्सा लेने के बाद अमीर चंद को बचा माल देने के लिए अपने घर से निकल पड़ता है। अमीर चंद के घर पहुंचने के बाद सारा सामान रखते हुए मुनीम उससे कहता है, मालिक, आपका सारा सामान समय पर फिर से पहुंच गया है। बस 2-3 लोगों ने इस बार भी नुकसान की वजह से अपना भाड़ा नहीं दिया है। अमीर चंद को किसी भी धोखेबाजी का अंदाजा नहीं था।
उसने माहौल को सामान्य समझते हुए ही कहा। कोई बात नहीं, जो नहीं दे पाए उनको आगे भी कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं। आखिर तुम भी मेरी तरह दयालु ही हो। गरीब किसान जितना खुश रहे, गांव की भलाई के लिए उतना ही अच्छा है। ये बात तो सही कह रहे हैं मालिक। अमीर चंद के घर सामान रखने के बाद मुनीम और धनिया बाहर आकर, मालिक, सारा काम तो सही तरीके से हो गया, लेकिन हमने इतना सारा सामान जो मारा है उसका क्या? अपने घर में तो मैं ज्यादा दिनों तक इतना सामान रख नहीं सकता। मेरे घर गांव वाले आते जाते रहते हैं, उन्हें शक हो सकता है। क्या उपाय किया जाए? इसका भी उपाय मेरे पास है। रात को चुपचाप एक एक बोरी लेकर अनाज के व्यापारी को बेच आना। सारा सामान एक साथ लेकर जाओगे तो गांव वालों को पता चल सकता है। ठीक है मालिक, मैं कल रात से ही अपने काम में लग जाता हूँ। गांव के कुछ लोग नए भाड़े को अपना चुके थे, तो कुछ लोग अपने भी इन सब को सच मानने के लिए तैयार नहीं थे। मैं तो कहता हूँ हम कुछ दिनों तक इस धनिया की हरकतों पर ध्यान रखते हैं। अगर कुछ गड़बड़ होगी तो अपने आप पता चल जाएगा। कैसा गड़बड़? देखो, अगर इसने और मुनीम ने कोई धांधली की होगी तो अनाज की ही तो धांधली की होगी, और उसको वो अपने घर पर ज्यादा दिनों तक तो रख नहीं सकता। कभी न कभी तो अनाज बेचने के लिए वो निकलेगा ही। उसी समय हम उसे रंगे हाथ पकड़ लेंगे। तो आज से ही अपना काम चालू कर देते हैं ना। आज रात से ही सभी गांव वाले धनिया को बिना खबर लगे उसकी रखवाली करने लगते हैं। धनिया व्यापारी के पास सामान ले जाने से पहले गांव का जायजा लेने जैसे ही घर के बाहर आता है। अरे ये कमीने तो यहीं डेरा जमाए हैं। आज रात तो अब जाना नहीं हो पाएगा। कल रात को कैसे भी मौका मिलते ही एक बोरा लेकर व्यापारी को बेच आऊंगा। पूरी रात भर सभी गांव वाले छुपकर धनिया के निकलने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इंतजार करने के बाद भी धनिया कहीं नहीं जाता। ऐसे तो काम नहीं बनेगा। एक काम करो, आज रात को तुम सब सो जाना। मुझे अपने खेत में ज्यादा काम करना है, तो मुझे वैसे ही रात हो जाएगी। मैं अपने खेत से इस धनिया पर ध्यान रखूंगा। आज गांव खाली देखकर धनिया इसे सही मौका समझ सिर पर बोरी ले अपने घर से व्यापारी के यहाँ निकल पड़ता है। इसी बीच रास्ते में अमर अपने खेत से काम खत्म करके आ रहा था। तभी वो बोरी ले जाते हुए उसे देख लेता है। अरे इतने रात को ये अनाज लेकर कहाँ चले? कहीं नहीं, इस बार जो मेरे खेत में अनाज हुआ था ना, उसे ही व्यापारी को बेचने जा रहा हूँ। तुम डरे हुए क्यों हो? नहीं तो अच्छा हाँ, वो रात है ना, अंधेरे में मुझे डर लगता है। ओह ठीक है, तुम जाओ। ध्यान से जाना, अंधेरा बहुत है। समझे? हम जैसा सोच रहे थे वैसा ही हुआ है। अब इस बात को पक्का करने का एक उपाय मेरे पास है। जैसे मुनीम और धनिया ने हम सबको और अमीर चंद जी को धोखा दिया है, वैसे ही हम भी अब इनको मजा चखाएंगे। हम लोग कुछ और अनाज के साथ अमीर चंद के घर चलते हैं। अब इन सब अनाजों से मैं क्या करने वाला हूँ ये तुम सबको वहीं पता चल जाएगा। प्लान के मुताबिक सभी गांव वाले अपने घर से थोड़ा थोड़ा अनाज लेकर अमीर चंद के घर पहुंच जाते हैं। अरे ये सब क्या है? तुम लोग फिर से अनाज लेकर आ गए? मालिक, मुनीम ने तो कहा था कि अब से खेती का भाड़ा ज्यादा और महीने में 2 बार देना पड़ेगा। लेकिन ऐसा तो कुछ मैंने करने के लिए नहीं बोला था। ऐसा कैसे हो सकता है? देखा, हमारा शक सही था। गांव के लोगों की बात सुनते ही अमीर चंद मुनीब और धनिया दोनों को बुलाकर पूरे गांव के सामने दोनों की बेइज्जती करता है और दोनों को सारा सामान वापस करने की शर्त पर ही वहां से जाने का आदेश दिया। अपनी बेईमानी का भांडाफोड़ होता हुआ देखकर अमीर चंद के घर से निकलते ही मुनीम गुस्से में धनिया से कहता है, तुम जैसे लोग ही ना अमीर होने के हकदार नहीं होते। संभल कर नहीं जा सकते थे अनाज बेचने? पूरे गांव में ढिंढोरा पीटते हुए निकले होगे। नहीं मालिक, मैं तो रात के अंधेरे में ही निकला था, पर पता नहीं कहां से ये अमर बीच में टपक गया। अमर से याद आया, मैंने कब कहा कि महीने में 2 बार खेत का भाड़ा देना पड़ेगा? झूठा कहीं का। मालिक, हम लोग नंबरी तो वो 10 नंबरी। अब क्या कर सकते हैं? चुपचाप वापस सारा अनाज अमीर चंद जी को लौटा देते हैं। इसी में भलाई है।
हाँ, अब तो यही उपाय रह गया है बस। तुम एक नंबर के घोचू आदमी हो। आगे से मैं तुम्हारे साथ किसी भी काम में शामिल नहीं होने वाला। दूसरी तरफ अमीर चंद अमर की समझदारी से प्रभावित होकर उसे अपना नया मुनीम बना लेता है और अपना सारा कारोबार संभालने की जिम्मेदारी उसे सौंप देता है। ऋषिपुर गांव में दो भाई मोती और भोलू रहते थे। मोती बड़ा था, उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन भोलू की अभी तक शादी नहीं हुई थी। भोलू छोटा होने के नाते घर का सारा काम करता रहता। वो अपने बड़े भाई और भाभी की बातें कभी नहीं टालता था। एक दिन मोती के घर से उसकी पत्नी के लड़ने की आवाज बाहर तक आ रही थी। देखिए जी, मैंने आपको इतनी बार कहा है कि अपने छोटे भाई को इस घर से निकालिए। मैं उसकी नौकर नहीं हूँ जो उसके लिए खाना बनाती रहूं। एक तो आपका खाना बनाना, ऊपर से आपके भाई का भी। अगर उसको यहाँ से भगा दिया तो इतनी सारी संपत्ति जो है ना वो हमारी हो जाएगी, फिर उसका कोई हिस्सेदार भी नहीं रहेगा। तुम ऐसा क्यों बोलती रहती हो? वो मेरा भाई है। माँ बाप के गुजरने के बाद उसकी जिम्मेदारियां तो मुझ पर ही आएंगी ना। और उसने तो आज तक कभी तुम्हें कुछ बोला भी नहीं, चुपचाप अपना काम करता रहता है। मुझे कुछ नहीं मालूम। अगर 2 दिनों के अंदर वो इस घर से नहीं गया ना तो मैं हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी। इसी बीच भोलू खेत से काम करके आ जाता है। भैया, मैंने खेत में पानी डालकर उसमें धान भी लगा दिए हैं। अब कुछ दिन बाद फिर से पानी डालने का काम रहेगा, वो भी मैं कर दूंगा। भाभी, मुझे बहुत भूख लगी है। घर में कुछ खाने के लिए है तो दे दीजिए। घर में कुछ भी नहीं है, सुबह से जलावन खत्म है। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी कि तुम आओ तो तुम्हें लकड़ी काटने के लिए बोल दो। जाओ पहले लकड़ी काट कर ला दो, तब खाना मिल पाएगा। ठीक है, मैं अभी जाकर जलावन ले आता हूँ। तुमने झूठ क्यों बोला? खाना तो घर में पड़ा हुआ है, फिर भी तुमने झूठ बोला कि घर में कुछ नहीं है। अब से इसे मेहनत करने के बाद ही खाना मिलेगा। वो तो मैं दिल की बहुत ही अच्छी हूँ जो इसको खाना देने के लिए तैयार भी हो गई। मेरी जगह कोई और होती तो कुछ भी ना देती। रोज रोज के झंझट से छुटकारा पाना है तो मुझे भोलू को इस घर से निकालना ही होगा। और वो अगर चला गया तो सच में मेरा फायदा तो है ही, उसकी भी सारी संपत्ति मेरी हो जाएगी। इधर भोलू लकड़ी काट रहा था कि तभी एक साधु उसके पास से गुजरते हुए उससे कहता है, चला जा, भाग जा ये गांव छोड़कर। यहाँ रहना तेरे लिए सही नहीं। तेरा भाई और भाभी ही तेरे दुश्मन हैं। लगता है साधु बाबा पागल हो गए। ऐसे ही पूरे दिन बकबक करते रहते होंगे। भला मेरे भैया भाभी मेरे साथ बुरा क्यों करेंगे? वो तो मेरा कितना ख्याल रखते हैं। इधर मोती घर से बाहर निकला ही था कि उसे गांव का एक आदमी मिल जाता है। अरे मोती भाई, सुना आपने? गांव के बाहर वाले शमशान घाट में फिर से एक आदमी गायब हो गया है। अच्छा, अब ऐसा क्या हो गया? मोती भाई, वही शमशान घाट की वो सुंदर लड़की, उसने फिर से गांव के एक लड़के को अपने वश में करके अपना काम कराना चाहा और काम पूरा होने पर उसने उस लड़के को मार दिया। उस लड़की को गांव के पंडित ने श्राप दे रखा है कि वो कभी शमशान घाट के बाहर नहीं आ सकती। इसीलिए वो अपने सुंदरता के जाल में गांव के भोले भाले लड़कों को फंसा अपना काम करवाती है। ध्यान रखना। गांव का आदमी वहां से चला जाता है। मोती को अपने भाई से छुटकारा पाने का आइडिया मिल चुका था। भोलू भी लकड़ी काटने के बाद जलावन सिर पर लिए वापस आ ही रहा था कि तभी घर पहुंचने पर, क्या हुआ भैया? आप अचानक से रो क्यों रहे हैं? किसी ने कुछ कहा क्या? क्या बताऊं भोलू, मेरा जीना ही बेकार है। उधारी का बोझ इतना है कि हर रोज लोग घर पर आकर ताना मारते हैं। मेरी वजह से तेरी भाभी को उल्टा सीधा बोल कर जाते हैं। भैया, हमारे पास इतनी जमीन है, आप उसको बेचकर सारा उधार चुका दीजिए। क्या फायदा इतनी जमीन रखने का? नहीं, जमीन तो पिताजी की निशानी है, उसे मैं कैसे बेच दूं? मैंने उनसे वादा किया था कि कुछ भी हो जाए जमीन कभी नहीं बेचूंगा। मेरे पास एक उपाय है, तुम गांव के बाहर वाले शमशान घाट चले जाओ। वहाँ दीवार किनारे मैंने और पिताजी ने सोने की टोकरी छुपाई थी, तुम उसे ले आना। तब तक मैं भी कुछ जुगाड़ देखता हूँ। ठीक है भैया, आप परेशान मत होइए,
मैं अभी जाकर शमशान घाट से मटका लेकर आता हूँ। भोलू शमशान घाट की तरफ मटका लेने चल देता है। इधर उसके जाते ही उसके भाई और भाभी हंसने लगते हैं। देखा, ये उपाय काम कर गया। अब तुम्हारी चिंता दूर हो गई। शमशान घाट के अंदर घुसते ही वहां की लड़की उसको अपने वश में कर लेगी। फिर तो भोलू कभी यहाँ आ ही नहीं पाएगा। भोलू शमशान घाट के पास पहुंच चुका था। शाम भी हो गई थी। वो यहाँ की बातों से बिल्कुल अनजान था। अरे बाप रे, यहाँ कितना सन्नाटा है। एक भी आदमी नहीं दिख रहा है यहाँ तो। लेकिन भैया को मदद की जरूरत है, उनके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। भोलू डरते हुए शमशान घाट के अंदर चला जाता है। वो रुककर दीवार का किनारा देखने लग जाता है जहाँ मटका गड़ा हुआ था। वो इधर उधर देख ही रहा था कि तभी एक लड़की की रोने की आवाज आने लग गई। भोलू रोती हुई लड़की के पास जाता है। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? और यहाँ अकेले क्या कर रही हो? क्या बताऊँ आपको, मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं अकेली पड़ गई हूँ। मेरा अपना कोई नहीं है, इसलिए हर शाम यहाँ आकर अपने मन का बोझ हल्का कर लेती हूँ। ओहो, क्या हुआ था तुम्हारे पिताजी को? आइए, यहाँ मेरा घर है, मैं आपको सब बताती हूँ। बेचारी अकेली है, कुछ देर इसकी बात सुन लेता हूँ। इसका मन हल्का हो जाएगा, उसके बाद सोने वाला मटका ले जाऊंगा। ठीक है, चलो। भोलू इस लड़की के पीछे पीछे उसके घर तक चला जाता है। लड़की का घर शमशान घाट के अंदर ही था। बाप रे, इतना गंदा घर! मैं गलत जगह तो नहीं आ गया? हाँ, अब तुम बताओ, तुम्हारे माँ बाप के साथ क्या हुआ था? मेरे माँ बाप बड़े ही दयालु इंसान थे। वो हमेशा गरीबों की मदद कर दिया करते थे, जिस वजह से गांव के कुछ लोग उनसे जलने लगे और उन्होंने एक तांत्रिक को पैसे देकर मेरे माँ बाप को जादू टोने से मरवा दिया। इसलिए मैं वो गांव छोड़कर यहाँ आ गई, नहीं तो वो लोग मुझे भी नहीं छोड़ते। तो तुमने फिर किसी तांत्रिक से अपने माँ बाप को जीवित करने के लिए नहीं बोला? हाँ, दूसरे तांत्रिक ने बोला कि ये काम सिर्फ एक भोला इंसान ही कर सकता है जिसने कभी किसी का बुरा ना किया हो। तो मुझे वैसे ही इंसान लगे, मेरी मदद कर दो। मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? मैं कोई जादू मंत्र भी नहीं जानता। तुम गांव के पंडित के पास जाकर उसकी लाल किताब ले आओ। उसी में वो मंत्र लिखे हैं जिसका उच्चारण करने से मेरे माता पिता दोबारा जीवित हो जाएंगे। ठीक है, मैं गांव के पंडित जी को बुला कर ले आता हूँ। नहीं नहीं, ये काम तुम्हें अकेला ही करना होगा। अगर तुमने किसी को भी बताया तो मंत्र अपना असर नहीं दिखा पाएगा। ठीक है, मैं पहले तुम्हारी मदद कर देता हूँ, इसके बाद मैं अपना काम जो करने आया था वो कर लूँगा। मेरी झूठी कहानियों के जाल में ये भी फंस गया। अब ये जैसे ही किताब लाएगा उसमें से मंत्र उच्चारण कर मैं पंडित के श्राप से मुक्त हो जाऊंगी। उसके बाद मैं शमशान घाट से बाहर भी जा सकती हूँ। भोलू रास्ते भर सोचते हुए जाता है कि पंडित के यहाँ से लाल किताब कैसे गायब करे। पंडित के घर पहुँचने पर नमस्ते पंडित जी। अरे भोलू, आजा आजा, बिल्कुल सही समय पर आया है तू। बैठ, मैं जरा जल्दी से जाकर बाजार से सब्जी ले आऊं। चलो, अभी तक मेरी किस्मत साथ दे रही है। जल्दी से किताब ले यहाँ से चला जाता हूँ। जब तक पंडित जी आएंगे तब तक यहाँ आकर किताब वापस भी रख दूंगा। भोलू लाल किताब लेकर पंडित के यहाँ से चला जाता है। तभी दूसरी तरफ रास्ते में अरे जल्दी जल्दी, मैं पैसे लाना तो भूल ही गया। दोबारा वापस जाकर पैसे ले आता हूँ। घर आने पर ना तो भोलू था ना ही वो लाल किताब। अरे यहाँ से तो लाल किताब भी गायब है। जरूर उसी चुड़ैल ने भोलू को भी अपने जाल पे फंसा लिया होगा। मुझे भोलू के शमशान पहुँचने से पहले उसे रोकना होगा। पंडित भागते हुए भोलू के शमशान पहुँचने से पहले ही उसे रोक लेता है। भोलू, ये किताब मुझे दो। तुम ये किताब इस लड़की को नहीं दे सकते। नहीं भोलू,
किताब यहाँ लाओ, तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। अगर तुम चाहते हो कि मैं अपने माँ बाप को दोबारा देख पाऊँ तो तुम ये किताब मुझे दे दो। नहीं भोलू, ये तुम्हें अपने वश में करना चाहती है। इसके कोई माँ बाप नहीं मरे, ये झूठ बोल रही है। इसका काम ही है भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसाना। रुको। पंडित जैसे ही आंख बंद कर मंत्र पढ़ने लगता है, वैसे ही वो लड़की गायब हो जाती है। देखा, ये कोई लड़की नहीं बल्कि एक बूढ़ी औरत है जो कई सालों पहले मर चुकी है। रूप बदलकर भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसाना इसका यही काम है। मैंने इस पर तंत्र विद्या करके इसे शमशान घाट के अंदर ही रोका हुआ है। जिस दिन ये बाहर आई उसी दिन ये हमारे गांव को नष्ट कर देगी। यहाँ गांव का कोई आदमी नहीं जाता। पर तुम कैसे अंदर गए? भैया ने मुझे भेजा सोने का मटका लाने के लिए। अरे तुम कितने भोले हो, अपने भाई को अभी तक नहीं पहचाने? आओ चलो मेरे साथ। पंडित और भोलू दोनों उसके घर के बाहर जाते हैं, जहां अंदर बात कर रहे मोती और उसकी पत्नी की आवाज आती है। जाओ मेरे लिए खाना लेकर आओ। अब तो तुम्हें सिर्फ 2 लोगों का ही खाना बनाना पड़ेगा। चालाकी से भोलू को भगा, मैंने तुम्हारा काम आसान कर दिया। भैया, मैं कहीं नहीं भागा हूँ। मुझे आपकी सच्चाई पता चल चुकी है और पंडित जी को भी। देख मोती, अब एक ही उपाय है कि चुपचाप सारी संपत्ति का बंटवारा बराबर कर ले, नहीं तो अदालत में मैं भोलू के लिए सारी गवाही देकर आऊंगा। इससे तेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। पंडित के डर से मोती अपने छोटे भाई भोलू के साथ अपनी संपत्ति का आधा आधा हिस्सा कर लेता है।